हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने चैनल एएस क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे संघवाद के हमने 2 वीडियोस बनाई थी और 2 वीडियोस में हमने ज़्यादातर टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा अब इसमें 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं, उसको हम आज डिस्कशन करते हैं और पाठ ख़त्म करते हैं। तो संघीय व्यवस्था कैसी चलती है हमने पढ़ लिया था। और हमारे देश में पहले स्वतंत्रता के समय 1947 में कितने राज्य थे ये आपको मैप में दिख ही रहा है। और उसके बाद आज वर्तमान में भारत की स्थिति कितने राज्य हो गए हैं ये हमने आपको समझा दिया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग की स्थापना मैंने बता दी थी आपको, और कब इसका गठन हुआ। और यह भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति की सबसे पहली परीक्षा थी कि कैसे इनका गठन किया जाए और भाषा के आधार पर किस प्रकार इनको बांटा जाए। भारत सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की और आज तक के मानचित्र आप देखेंगे तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बार आप आश्चर्यचकित तो रह ही जाएंगे, जहां पुराने प्रांत गायब हो गए और नए क्षेत्र में बदल गए। देखिए, ये पुराने प्रांत हैं, जैसे पंजाब तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये मध्य भारत युक्त प्रांत, मद्रास, मैसूर, ये राजपूताना, ये सब राज्य। अब देखो यहाँ एक ही राज्य दिख रहा है आपको, असम, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या हुआ कि नया जब आप मैप देखेंगे तो बहुत सारे राज्य तो समाप्त हो गए, लेकिन नए राज्यों का उदय हो गया, ये नए राज्य बन गए। अब जम्मू कश्मीर के भी आप 2 पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। पिछले साल ही इसके 2 पार्ट हो गए हैं और 2 ये राज्य था, और धारा 370 इसमें थी, लेकिन अब यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश ये बन चुके हैं। ऐसे ही ये 28 राज्य बन चुके हैं। और यह बदलाव धीरे धीरे भाषा के आधार पर, और कुछ जिन राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ, उन राज्यों का गठन अन्य आधारों पर किया गया। नए राज्यों को बनने के लिए 1950 के दशक में भारत में कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। इसलिए हुआ कि भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में, यानी भाषा का गठन इसलिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन इसलिए हुआ कि जो एक भाषा बोलने वाले लोग हैं वो एक ही राज्य में आएंगे और एक ही क्षेत्र में आ जाएं, और उनका टकराव न हो पाए और आसानी से अपनी संस्कृति को संवार सकें और संस्कृति के साथ जी सकें। लेकिन कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीय, एथनिसिटी बोलते हैं इसको, एक विशेष जाति के आधार पर किया गया। तो जैसे जातीय यानी एथनिसिटी के आधार पर नागालैंड और उत्तराखंड को आप देखते हो, आपका राज्य 9 नवंबर सन 2000 में आपका राज्य बना है। और झारखंड भी तभी बना, छत्तीसगढ़ भी तभी बना, लेकिन झारखंड, नागालैंड, उत्तराखंड जो राज्य बना उसकी भौगोलिक दृष्टि, ये भूगोल लिखा है ना यहाँ पे, तो भौगोलिक दृष्टि के आधार पर ये ज़्यादातर पहाड़ी राज्य था और इसकी भौगोलिक बनावट थी जो अलग थी। इस आधार पर इसकी मांग उठ रही थी कई सालों से, और वह राज्य बना। तो इसका आधार भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि भौगोलिक आधार पर, जातीय आधार पर और संस्कृति के आधार पर इन राज्यों का गठन किया गया। तो कुछ राज्यों का गठन, ज़्यादातर राज्यों का गठन भाषा आधार पर हुआ, लेकिन कुछ राज्यों का गठन भूगोल, एथनिसिटी और संस्कृति के आधार पर किया गया। अब देखो आगे कि भारत की भाषीय नीति, देश की भाषीय नीति क्या थी। तो भारत ने संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा क्या थी। एक पहली परीक्षा थी कि तो राज्यों का भाषा के आधार पर गठन करना कि किस प्रकार करे। कुछ नेताओं का मानना था कि देश टूट जाएगा, उसकी एकता नहीं बनी रहेगी। लेकिन यह जो गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया, यह नीति बहुत अच्छी रही और लोगों को अच्छा भी लगा और नए राज्य बने। अब भाषा की नीति क्या थी। भारत में संघीय ढांचा की दूसरी परीक्षा थी भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे देश में संविधान में किसी एक भाषा को राजभाषा का दर्जा
नहीं दिया गया, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है हमारे देश में। जैसे राजभाषा दिया गया है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं दिया गया है। जैसे विभिन्न देशों की, जैसे आपने श्रीलंका का उदाहरण देखा, तो श्रीलंका ने तमिलों को दरकिनार करके वहाँ पे सिंहली को राष्ट्रभाषा बना दिया और सारे कामकाज उसमें करने लग गए, जिससे तमिल नाराज हो गए। ठीक है, लेकिन हमारे देश में क्या हुआ कि हिंदी को राजभाषा माना गया लेकिन राष्ट्रभाषा किसी को नहीं माना गया। लेकिन हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, यानी 40%, 60% लोग अन्य भाषा बोलते हैं। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, यानी भारत में टोटल हिंदी को मिलाकर टोटल 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितनी भाषाएं हैं हमारे देश में मान्यता प्राप्त संविधान में, तो 22 भाषाएं हैं जिसमें हिंदी है। और हिंदी वाले लोगों की संख्या कितनी है? लगभग 40%। ठीक है, केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इसमें से किसी भाषा, यानी कोई केंद्रीय सरकारी पद पर कोई पद आता है और उसमें उम्मीदवार जो 22 भाषा इनमें से कोई भाषा चुनकर, यानी उसने चुनी हो तो उस भाषा पे वो अपनी एग्जाम दे सकता है। ठीक है, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा, यानी जितने राज्य हैं, जैसे कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई अन्य बोल रहा है, जिन भाषाओं की जो भाषा है वह अपना अधिकांश काम उसी भाषा में करता है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद होना चाहिए। यानी संविधान में ये लिखा गया था कि जो सरकारी कामकाज है, जो अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेजी में चल रहा है, वह 1965 में बंद हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे राज्यों ने इसकी, गैर हिंदी राज्य थे, उन्होंने इसकी बहुत विरोध किया। जैसे आपका तमिलनाडु में तो इसका बहुत बड़ा आंदोलन भी चला और उन्होंने इसका विरोध किया। तो अनेक राज्यों की मांग के बाद अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा गया। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राज्य के कामों की अनुमति देकर विवाद को सुलझाया। क्या किया कि जो हिंदी तो चली रही थी लेकिन उसके साथ अंग्रेजी को भी जारी रखने का काम, और उन्होंने इस विवाद को सुलझा दिया। ऐसा नहीं किया कि श्रीलंका की तरह सिंहलियों ने अपना सारा काम सिंहली में करते गए और तमिलों को दरकिनार कर दिया। तो यहाँ इन्होंने, राजनेताओं ने बहुत सूझबूझ से काम किया और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी साथ काम करने दिया। अब नया टॉपिक में चलते हैं, राज्य केंद्र संबंध। तो राज्य और केंद्र संबंध, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संबंध और राज्यों के बीच क्या संबंध है हमारे देश में। तो भारतीय संघ की सहकारी संघवाद की संज्ञा प्रदान की जाती है, यानी जो भारतीय संघ है उसको सहकारी संघवाद की। इसका तात्पर्य है कि केंद्र तथा राज्य के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे, यानी बहुत टकराव उनमें न हो, तनाव उनमें उत्पन्न न हो। तो इसके लिए राज्य और सरकार को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी गई है। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद अनेक वर्षों तक एक ही पार्टी का शासन रहा और राज्यों पर भी उसी का रहा और केंद्र में भी उसी का रहा। तो दोनों ही स्तरों पे एक ही पार्टी का सरकार रहा था। केंद्र और राज्यों के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। लेकिन 1967 के उपरांत नए स्थानीय स्थानीय पार्टियां आती गई, कुछ और पार्टियां आती गई और केंद्र और राज्य सरकारों में अलग अलग सरकारें आने लग गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1990 के बाद की अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का था। गठबंधन सरकार मैंने हाईलाइट करा हुआ है। गठबंधन सरकार, कई बार क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, गठबंधन सरकार क्या है। तो जब निर्वाचन में या आम चुनाव में या राज्यों के चुनाव में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता तो वो अपने मिलती जुलती विचारधारा वाली पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ मिलाकर और गठबंधन करती है और उसे गठबंधन सरकार और सरकार बनाती है। उसे गठबंधन सरकार या मिलीजुली सरकार कहा जाता है। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था, प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनाई जाती थी। तो ये गठबंधन सरकार थी। इसके साथ केंद्र राज्य संघ, इसके सत्ता में साझेदारी और राज्यों सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति बनी। और जो गठबंधन
सरकार आई, इससे क्या हुआ कि और अच्छा सत्ता की साझेदारी और जो स्वायत्ता थी उसका संस्कृतिपन भी। तो इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले ने भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। तो केंद्र सरकार को भंग नहीं कर सकते थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने ढंग से हटा नहीं सकते थे, भंग नहीं कर सकते थे, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जिसके कारण और अच्छा राज्य केंद्र संबंध हो गए। आगे राज्य केंद्र संबंध में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों तक है। केंद्र की सरकार किन्हीं भी कार्यों को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकारों को आदेश या निर्देश दे सकती है। संपूर्ण देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है और राज्यों के लिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अधीनता में कार्य करते हैं। तो ये राज्य और केंद्र संबंध थे और ये मैंने ये 22 भाषाएं दिखा रखी हैं, जिसमें ये कितने % लोग भाषा ये आ सकता है आपके पास। तो हिंदी भाषा बोलने वाले 40 से ऊपर 43.63 है और बाकी और भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए और अपनी कंपटीशन के लिए भी तैयार कीजिए। नया टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी एक नई सरकार, नई स्तर की सरकार आती है, उसको विकेंद्रीकरण करना, यानी सरकार केंद्रीकृत न करके उसको बांटा जाए और ऐसी ही शक्ति जो केंद्र और राज्य की कुछ शक्तियां स्थानीय स्वशासन को दी जाए उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। 1992 से पहले हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ नहीं थी। चुनाव प्रत्येक 5 साल बाद होना नगण्य था, लेकिन 1992 से स्थानीय सरकारें सीधे राज्य सरकार के अधीन थी। नियमित चुनाव नहीं होते थे, स्थानीय सरकारों के पास अपने स्वयं के संसाधन या शक्तियाँ नहीं थी। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया और संविधान संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। तो संविधान संशोधन द्वारा 73वां और 74वां संशोधन में जो स्थानीय शासन स्वशासन को बहुत शक्ति प्रदान की गई। अब स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई, यानी 5 साल में चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता हो गई। निर्वाचन स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारी पदों के अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई, यानी सब लोगों का उसमें भागीदारी हो, सत्ता में साझेदारी हो और सभी को क्या मिले, शक्ति मिले। इसलिए सभी के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं कम से कम। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए भी एक तिहाई पद आरक्षित किया गया हर राज्य में, यानी हमारे प्रदेश उत्तराखंड में तो है ही 1/3 पद महिलाओं के लिए, लेकिन हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का गठन होता है। इनके सब राज्यों की प्रवृत्ति अलग अलग है, सत्ता भागीदारी की प्रवृत्ति अलग अलग है राज्य की। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है और सत्ता में भागीदारी की प्रवृत्ति हर राज्य में अलग अलग है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये भारत में विकेंद्रीकरण था। कौन कौन सी सरकारें हैं स्थानीय सरकार? तो गांव की सरकार, क्षेत्र की सरकार यानी ब्लॉक की सरकार, और जिला स्तर की सरकार और शहरों की सरकारें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके पास ग्राम सभा और जिला पंचायत पर क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राम सभा क्या है। तो गांव की स्थानीय सरकार को पंचायती राज नाम से लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। ग्राम पंचायत ये पूरे गाँव के निर्णय लेने वाली एक परिषद है। इनमें से कई सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, यानी सदस्य होते हैं वार्ड मेंबर जिन्हें बोलते हैं, और अध्यक्ष प्रधान होता है इनका, जो जनता द्वारा, और जो वार्ड मेंबर है वार्ड के सदस्यों, वार्ड के लोगों द्वारा चुने जाते हैं जो वयस्क नागरिक हैं, जो 18 साल जिनकी उम्र हो गई है वो व्यक्ति इनका चुनाव करते हैं। ठीक है, इनका चुनाव ग्राम सभा के सभी वयस्क
लोग मतदान के जरिए करते हैं। तो ग्राम सभा के लोग, ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा गांव की एक छोटी विधायिका के रूप में कार्य करती है। गांव के सभी वयस्क स्त्री पुरुष ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इनका निर्वाचन नहीं होता, यानी सारे लोग होते हैं तो निर्वाचन नहीं। निर्वाचन किसका होता है? ग्राम पंचायत का। ठीक है, तो ग्राम पंचायत यानी कार्यपालिका का कार्य करती है। कार्यपालिका जैसे देश की कार्यपालिका होती है, ठीक है, वैसे ही ये ग्राम पंचायत गांव की कार्यपालिका होती है। और ग्राम सभा संपूर्ण गांव के निवासियों की एक सभा है जिसमें सभी वयस्क व्यक्ति उसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत इन्हीं वयस्क व्यक्तियों का अर्थात ग्राम सभा द्वारा चुनी जाती है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल निश्चित होता है, यानी 5 साल का निश्चित होता है। ठीक है, और जिनके बैठकें होती हैं मजदूर दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर बैठकें की जानी है। ऐसे ही विकासात्मक कार्यों के लिए बैठक की जानी है। ठीक है, दूसरी सरकार है क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र समिति इसको बोलते थे, लेकिन यहाँ क्षेत्र पंचायत बोलते हैं इसे। तो कई ग्राम पंचायतों को मिलकर पंचायत समिति का गठन होता है और इसके सदस्य का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। प्रमुख इसका अध्यक्ष बोलते हैं, ग्राम ब्लॉक प्रमुख जो आपके यहाँ भी होते होंगे और उनके चुनाव भी होते हैं। ठीक है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के चुनाव होते हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होता है, उस क्षेत्र की जनता द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने में से ही एक प्रमुख को चुनते हैं। अब जिला पंचायत आ सकता है। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला पंचायत का गठन होता है। जिला पंचायत के अधिकांश सदस्यों का चुनाव चुनाव होता है, यानी चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। जिला पंचायत के लोकसभा विधानसभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों तथा जिला स्तर के अधिकारी इस संस्था के सदस्य होते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष जो होता है उसकी यहाँ का प्रधान यानी प्रमुख होता है, यानी जिला पंचायत अध्यक्ष इस संस्था का मुखिया होता है। और ये अब है लास्ट है शहरों की स्थानीय सरकार। तो शहरों की स्थानीय सरकार क्या होती है? नगर पालिका, आपको पता है नगर पालिका जो